हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 121 भाग। ये यहाँ क्या कर रहा है? अभिलाष को देखकर प्राची के दिल में पहला सवाल आया था। नहीं, वह यहाँ नहीं हो सकता। पर उसके फादर की होटल चैन है। कहीं यह वही तो नहीं जिसके बारे में मोहित बता रहा था। प्राची अपने दिमाग में हिसाब किताब लगा रही थी। कुछ दिन पहले ही मोहित ने उसे बताया था कि द गोल्डन इटली चैन अब देश विदेश में पार्टनरशिप पर काम करेगी। तुम्हें उसके पेपर पर सिग्नेचर करने होंगे, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? प्राची ने सवाल किया। उसकी चिंता तो तुम मत ही करो। तुम्हारा काम केवल सिग्नेचर करना है और ये ऑफिशियली मीटिंग में होगा। मोहित ने जैसे ऑर्डर देते हुए कहा। मैं सिग्नेचर कैसे कर सकती हूँ जब मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं होगा? मोहित, मान लो वहाँ पर न्यूज़ वालों ने या फिर किसी ने कोई सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगी? प्राची किसी तरह से उसके मुंह से निकलवाना चाह रही थी कि असली बात क्या है। जिस दिन इनोवेशन होगा उसके एक दिन पहले सर की सेक्रेटरी आकर तुम्हारा स्टेटमेंट दे देगी। पढ़कर याद कर लेना और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी जानना चाहती हो तो इतना जान लो कि सारे पैसे सर के हैं। सर ही लगा रहे हैं। केवल नाम तुम्हारा रहेगा और उस प्रॉफिट में हिस्सा मेरा। तुम्हें तुम्हारे खर्चों के पैसे मिल जा रहे हैं। इतना बहुत है और ज़्यादा तेज बनने की कोशिश वहाँ मत करना, वरना तुम्हारा गला दबाते उन्हें टाइम नहीं लगेगा। इटालियन माफिया है, वह सामने से आ नहीं सकते, पर तुम्हारी हर एक हरकत की नज़र पर उनकी नज़र बनी रहेगी। वहाँ मुझे तो तुम धोखा दे सकती हो, लेकिन उनको धोखा देने की सोचना भी मत। कई तरीकों से मोहित में प्राची को डराया धमकाया था। प्राची ने तो वैसे भी इस मैटर पर खुद को हालात के हवाले कर दिया था। क्या फर्क पड़ता था? यह माफिया इस देश से निकलकर दूसरे देश में भी अपने जड़ें फैलाए है या फिर तने फैलाए। आज भी एम्बेसी से इसीलिए भागी थी क्योंकि उसके प्रोफाइल पर रेड मार्क्स होने लगा था। इसका मतलब था कि पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी थी कि उसका इटालियन माफिया से संबंध है। जबकि प्राची ने तो उसे आमने सामने भी बस एक बार आरुष के जन्म पर हुई पार्टी में देखा था। कभी कभी इस मैटर पर सोचने बैठती थी तो घंटों सोचती रह जाती थी। इस दलदल से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। इतना तो वह समझ रही थी कि उसके नाम और पहचान का उपयोग इसलिए कर दिया जा रहा है ताकि कहीं भी गर्दन फंसे तो वह प्राची की हो। ये लोग वहां से आराम से निकल जाए और इस तरह के केस में फंसने का मतलब था पूरी जिंदगी जेल में। मैडम, किधर चलना है? टैक्सी वाले ने पूछा। हॉस्पिटल में ले चलो, प्राची ने जवाब दिया। हॉस्पिटल? घर की गाड़ी से आई थी, लेकिन अस्पताल से एम्बेसी जाने के लिए उसने टैक्सी किराए पर ली थी। उसे एक जगह पर दोगुने पैसे देकर खड़ा किया था कि वह अगर एम्बेसी से निकले तो उसी से वापस हॉस्पिटल चली आए। अपनी गाड़ी का ड्राइवर भी 24 घंटे उसके लिए वही अस्पताल के बाहर मौजूद था, लेकिन वह जानबूझकर नहीं आई थी क्योंकि यह ड्राइवर मोहित को पल पल की खबर दे सकता था। किसी तरह से ड्राइवर की भी नज़र बचाते हुए प्राची ने अस्पताल में पीछे का रास्ता लिया था और अभी भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मोहित के वहां पहुंचने या फिर अस्पताल से कोई इमरजेंसी कॉल आने से पहले वह अस्पताल पहुंच जाए। उसकी एक नज़र फ़ोन पर बनी हुई थी। वह जैसे ही अस्पताल पहुंची थी, उसके ड्राइवर ने उसे मोहित के कहे अनुसार एक फ़ोन दिया था, जिसका नंबर हॉस्पिटल के रजिस्टर में भी दर्ज था। ये फ़ोन नंबर केवल मोहित के पास था ताकि वह अपने बेटे की अपडेट डायरेक्ट उससे ले सके। प्राची जब भी घर से बाहर निकलती थी और मोहित को ऐसा समझ में आता था कि इसे फ़ोन की ज़रूरत है या फिर इसके लिए इस वक्त फ़ोन ज़रूरी है, तो वह ये फ़ोन प्राची को देता था। इस नंबर पर आउटगोइंग की सुविधा नहीं थी, इनकमिंग की सुविधा रहती थी।
पर सिर्फ एक नंबर ऐसा था जिस पर आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों की सुविधा थी, और वह था मोहित का नंबर। टैक्सी में बैठी हुई प्राची को खुद अपने हालात पर तरस आने के साथ साथ हंसी भी आ गई थी। ना चाहते हुए भी इस दलदल में धकेल दी गई हूँ। अब यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है, जब यह आत्मा इस शरीर का पिंजरा छोड़कर निकलेगी। क्या गोवर्धन गिरधारी यही सोचकर रखा था मेरे लिए। जब तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। क्या फर्क पड़ता है इस जेल में रहूं या फिर उसे जेल में। ये घर भी किसी कैद खाने से तो कम नहीं है। बस इतनी कृपा कर देना गोविंद की आरुष पर इन सब चीजों की आंच न आए। किसी तरह से मैं अपने बेटे को सुरक्षित कर सकूं। खुद के लिए तो तुमने ऐसी माया रची थी कि 7 तालों के भीतर जेल में पैदा हुए तब भी अपने माता पिता के सारे बंधनों को खोल दिया और सुरक्षित मथुरा से नंद बाबा के गांव गोकुल पहुंच गए, तो फिर इस नन्हे अबोध के लिए तुम्हें कोई दया क्यों नहीं आती है। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे आरुष पर यह गंदगी ना पड़े। तुम चाहो तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को इन सब चीजों से बचा लो। एक माँ की पुकार सुन लो गोपाल। टैक्सी हॉस्पिटल के रास्ते में भागती जा रही थी तो रास्ते में इस्कॉन का एक बड़ा सा कृष्ण जी का मंदिर था। दरवाजे से ही प्राची ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की। प्राची की आंखें अपनी बेबसी पर बरस रही थी। शायद अब तो भगवान को उसे पर तरस आ जाए। पर भगवान को तो तरस आ भी सकता था, पर जिस शैतान के चुंगल में वह फंसी थी उसको तरस आए तब ना। प्राची जैसे ही हॉस्पिटल के दरवाजे पर उतरी, मोहित का फोन उसके पास आने लगा। कहाँ हो तुम। मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्राची बोली। हॉस्पिटल में तो मैं भी ही हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मेरे बेटे को अकेला छोड़कर कहाँ के नज़ारे लेने गई हो। मोहित ने डांटते हुए पूछा। प्राची का दिल धक से हो गया। यही हूँ मैं, आ रही हूँ, प्राची ने कहा। उसकी आवाज भारी लग रही थी, इसलिए शायद इस बार मोहित ने भी कुछ कहा नहीं। प्राची तेजी से भागती हुई अंदर आई। प्राची ने बेड पर देखा, आरुष अभी भी सो रहा था। डॉक्टर ने जो दवाएं दी थी उसके बारे में बताया था कि उसके असर से वह 5 घंटे आराम से सोएगा। कहाँ गई थी तुम, मोहित ने सवाल किया। मैं बाहर गार्डन में बैठी थी, यहाँ पर नर्स थी, मैं उससे बोलकर गई थी। प्राची तेजी से बोल रही थी, पर जाने ऐसा क्या हुआ था कि आंखें लगातार बरस रही थी। हर जगह से निराशा ही हासिल हो रही थी। कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। अपनी बेबसी, अपने बेटे की किस्मत पर फूट फूट कर रोना आ रहा था। अस्पताल से निकलते समय तो ये सोचा था कि कम से कम आज कुछ ऐसा कर लेगी जिससे कि वह आरुष को लेकर यहाँ से भाग जाए। अगर इंडिया तक का पासपोर्ट नहीं मिलेगा तब भी वह किसी दूसरे देश में भाग जाएगी, कहीं भी रह लेगी, 2 रोटी कमाकर खा लेगी, अपना और अपने बेटे का पेट भर लेगी, चाहे उसे भीख मांगना ही क्यों ना पड़े। पर किसी तरह से इस दलदल से निकल जाए, लेकिन लौटकर वापस फिर उसे इसी दलदल में आना पड़ा। कुछ भी हासिल नहीं हुआ और तो और यह खूंखार जेलर मोहित अपने सवालों के साथ उसके सामने खड़ा था। बिना कुछ जवाब दिए प्राची लगातार रो रही थी। मोहित ने प्राची की कंधों से पकड़ लिया। देखो, ये हॉस्पिटल है, ऐसे मत रो। तुम इस तरह से रोओगी तो सब सवाल करने लगेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी इस वक्त क्या हालत है। आरुष की हालत देखकर मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, तो तुम तो आरुष की माँ हो। मोहित की ऐसी बात सुनकर प्राची ने अपना सर उठाया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मोहित ऐसा कुछ बोल सकता है। तुम्हारा जब फोन आया तो मैं बहुत जरूरी काम में व्यस्त था, पर मैं खुद नहीं रोक पाया। सारा काम छोड़कर यहाँ आया हूँ और तुम तो उसकी माँ हो। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, पर वो बच्चा है,
बच्चे बीमार पड़ते हैं और उसमें भी वह अभी दांत निकल रहा है। मैंने डॉक्टर से बात की थी। ये सब कुछ नॉर्मल है। तुम खुद को ब्लेम मत करो कि तुम उसका ध्यान नहीं रख सकती। डॉक्टर तो कह रहे थे कि तुम उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हो। मोहित अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। उसे लगा कि प्राची आरुष की हालत देखकर घबराकर कमरे से बाहर गार्डन में चली गई थी। प्राची ने एक राहत की सांस ली। मोहित को उस पर शक नहीं हुआ था। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि आरुष की फिक्र उसको भी थी, तभी तो आज उसने प्राची के रोने पर कोई गुस्सा नहीं दिखलाया और खुद अपने दिल का भी हाल उससे कहा। आरुष की हालत पहले से स्टेबल थी, पर डॉक्टर ने उसे 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में वही रखने को कहा था। तुमको तो पता है कि हमारा वेस्ट रूम में होटल चैन खुल रहा है और मुझे वहाँ का सारा अरेंजमेंट देखना है। परसों उसका इनॉग्रेशन है, वरना मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अस्पताल में रुक जाता। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? पता नहीं, मोहित प्राची से पूछ रहा था या फिर उसको बता रहा था। प्राची ने नासमझ की तरह उसकी तरफ देखा। वैसे भी उसकी बात उसको समझ में नहीं आई थी। मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर आता जाता रहूँगा, पर मैं लगातार पूरी रात या पूरा दिन नहीं रुक सकता। डॉक्टर ने अभी 48 घंटे और अस्पताल में रहने को कहा है। मोहित ने खुलकर अपनी परेशानी बताई। तुम जाओ, अपना काम निपटाओ और आरुष की चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँ। प्राची ने कहते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। अपने बच्चे को इस हाल में यहाँ पर इतनी ड्रिप और इंजेक्शन वगैरह के बीच में देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और ना ही बर्दाश्त होता है। मैं यहाँ पर होता तो तुम्हें भी कुछ रिलैक्स होता, लेकिन प्लीज़ तुम नाराज मत हो। मैं सच में रुकता अगर यह काम जरूरी नहीं होता तो। न जाने क्यों मोहित अपनी सफाई दे रहा था। प्राची को कुछ समझ नहीं आया। नॉर्मल कपल वाली बात तो उन दोनों के बीच में थी नहीं कि एक दूसरे के साथ रहने पर दोनों को हिम्मत मिलती। मोहित के यहाँ न रहने पर ही प्राची को सुकून की सांस मिलती थी। उसने मोहित से कहा, नहीं तुम जा सकते हो, काम भी जरूरी है। मैं नाराज नहीं हूँ और मेरी नाराजगी से कौन सा तुम्हें फर्क पड़ने वाला है। प्राची अपनी जगह से उठकर आरुष के बेड पर आकर बैठ गई, जो कि अभी सो रहा था। मोहित चुपचाप प्राची की तरफ देख रहा था। अकेली प्राची ने उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। आज भी वह अकेले ही उसे अस्पताल में लेकर आई थी। मोहित की परवरिश उसके माता पिता ने इस तरह से की थी कि उसे दोनों का प्यार मिला था। शकुंतला जी की भी जान अपने बेटे में बसती थी और उसके पिता तो मोहित के एक काम के लिए अपना सारा काम छोड़कर उसके पीछे दौड़े रहते थे। अपने बच्चे के लिए भी वो यही चाहता था। शायद यही कारण था कि वह आरुष को लेकर प्राची पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पाता था, क्योंकि वह जानता था कि जो प्यार और ममता प्राची उसको दे सकती है वो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आरुष के लिए ही मोहित प्राची को बर्दाश्त करने के लिए तैयार था, और इस वक्त भी जो वह प्राची की भाग दौड़ देख रहा था, उसको देखकर उसने दिल में यह विचार पक्का कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह प्राची से आरुष को नहीं छीनेगा और ना ही इन दोनों को एक दूसरे से दूर करेगा। अपने बेटे के लिए वह उसकी माँ से ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। ये बात अलग थी कि वह खुद किसी के भरोसे के काबिल नहीं था। डैड लव यू बेटा, आप अभी अपनी मॉम के साथ आराम करो। डैड नाइट में किसी टाइम भी तुमसे मिलने आएंगे। मोहित ने आरुष के सर पर प्यार से अपने होंठ रख और धीरे से बाय करते हुए वहां से निकलने लगा। जाते जाते हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बोल देना कि बार बार हमें परेशान मत करें। हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम बेल बजा देंगे। प्राची बोली। मतलब? दरवाजे पर ही मोहित रुक गया था। मतलब ये कि वह बार बार आते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं और आरुष कांप जाता है। प्राची ने कहा,
कुछ दिन पहले मोहित अपनी गर्लफ्रेंड हेलेना और शकुंतला जी के साथ कहीं बाहर घूमने गया था। वहां पर हेलेना ने मस्ती में एक गुब्बारा आरुष के कानों के पास ही ले जाकर फोड़ दिया था। आवाज इतनी तेज हुई थी कि बच्चा डर गया और वह काफी रोने लगा, जिस पर शकुंतला जी ने भी गुस्से से हेलेना को डांट दिया था। वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई और मोहित ने भी उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि आरुष जोर जोर से रो रहा था और शकुंतला जी उसे पर संभालने में परेशान हो रही थी, तो फिर मोहित को ही उसे संभालना पड़ गया था। हेलेना ने एक तरह से मोहित के साथ अपने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया था, जिसको सुनकर मोहित बहुत परेशान हो उठा। आपको हेलेना से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो प्राची नहीं है। जब 2 दिन से हेलेना ने उसका फोन नहीं उठाया तो मोहित ने गुस्से से शकुंतला जी से कहा, तुम मुझे बोल रहे हो, ये बात तो तुम समझो कि वह प्राची नहीं है। प्राची रहती तो ऐसा कुछ नहीं करती, उसे किसी और से ना सही अपने बच्चे से बहुत प्यार है। जो हरकत उसने आरुष के साथ की है ना, अगर प्राची ने की रहती तो मैं उसी समय प्राची को एक चांटा जोर से लगाती। समझ में भी आ रहा है कि इस तरह से बच्चा डर जाता है और उसका कलेजा जिंदगी भर के लिए कमजोर हो सकता है। बड़े होने पर भी ऐसे बच्चे तेज आवाज से डरने लगते हैं। उसके बाद मोहित ने नोटिस किया था कि आरुष तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुरंत उसने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने भी शकुंतला जी की बात से सहमति जता दी। यही कारण था कि इस समय मोहित अकेला था। उसने दोबारा हेलेना को मनाने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उसकी सबसे पहली प्राथमिकता फिलहाल में उसका बेटा था। हाँ, मैं बोल दूंगा, तुम खुद अंदर से दरवाजा बंद कर लो, कि हॉल में देखकर ही दरवाजा खोलना, और जब दवा टाइम होगा तो तुम खुद बेल बजाकर डॉक्टर और नर्स को बुला लेना। मोहित ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा। मोहित के निकलते प्राची ने एक चैन की सांस ली थी। उसने तो केवल इसलिए कहा था ताकि कम से कम हॉस्पिटल के इस कमरे में उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और दूसरे में जो मोहित बोलकर गया था कि वह बार बार आते रहेगा, तो अब मोहित उसे आने से पहले फोन करेगा और जब वह दरवाजा खोलेगी तभी आएगा। अचानक से जिन की तरह प्रकट नहीं हो सकता था। आराम से यहाँ बैठकर अपने पर्सनल फोन का उपयोग कर सकती थी। मोहित के जाते ही प्राची ने अपना पर्सनल फोन निकाला। इसका रिचार्ज वगैरह सब शिखा करती थी। प्राची के पास यहाँ पर कोई अकाउंट ही नहीं था। इंडियन अकाउंट में जो उसके पैसे थे उनका उपयोग वह यहाँ कर नहीं सकती थी। जरूरत पर जो पैसे से मिलते थे वह उसके पास थे, जो वह शिखा को दे सकती थी, लेकिन शिखा से मिलना ही कहाँ संभव था। उसने 1-2 बार शिखा से यह बात कही तो शिखा ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, जिस दिन तुम इस कैद खाने से आज़ाद हो जाओगी उस दिन मुझे इस सारे रिचार्ज के पैसे मिल जाएंगे। फ़ोन स्विच ऑन करते ही सबसे पहले मैसेज शिखा का था, तुम कैसी हो और आरुष कैसा है? क्या तुम एम्बेसी गई थी? अंतिम सवाल पढ़ते ही प्राची का दिल धक से हो गया था। इसको कैसे पता चला कि मैं एम्बेसी गई थी? यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अगर पसंद आती है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से कहानी को अपना प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, सुपर फैन बच भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।